महाराज धनानंद के आदेश के बाद अमात्य राक्षस, युवराज और मगध साम्राज्य के प्रमुख सैनिक आचार्य चाणक्य की तलाश में पीपली वन की तरफ निकल गए। सैनिकों के आगे घोड़े में चलते हुए अमात्य राक्षस पूरे पाटलिपुत्र में ऐलान कर रहे थे, सुनो सुनो सुनो, मगध महाराज धनानंद के आदेश के अनुसार सुनो सुनो सुनो, जिस किसी प्रजावासी को वो कुरूप सा दिखने वाला ब्राह्मण चाणक्य दिखाई दे या उसके बारे में कोई सूचना प्राप्त हो तो प्रत्युत्पन्नमति मगध साम्राज्य के गुप्तचर विभाग में सूचना दे। यदि कोई प्रजावासी उसकी सहायता करता हुआ पाया गया तो उसे राष्ट्रद्रोही करार दिया जाएगा और तत्काल प्रभाव से मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाएगी। सुनो सुनो सुनो। क्या मृत्युदंड? चाणक्य की सहायता करने वाले को मृत्युदंड? प्रतीत होता है कि मगध की भूमि पर कुछ विशाल होने वाला है। एक तरफ पाटलिपुत्र की आम प्रजा की चिंता विशाल रूप ले रही थी तो दूसरी तरफ पीपली वन में आचार्य चाणक्य ने अपने विशेष गुप्तचर जीव सिद्धि से कहा, जीव सिद्धि। जी गुरुदेव, आज्ञा दीजिए, मैंने नया वेश धारण कर लिया है। वत्स, तुम्हें अमात्य राक्षस के शिविर में जाना होगा और उसका विश्वास पात्र बनकर रहना होगा। महाराज धनानंद की पूरी सेना में एक अमात्य ही ऐसा व्यक्ति है जो चतुर है, विद्वान है और शौर्यवान है। इसलिए वहां जाओ, उसका विश्वास पात्र बनो और उसके आगे की रणनीति को यथासंभव समाप्त करते रहो। यदि तुम ऐसा करने में सफल रहे तो मगध की जनता को शीघ्र ही नंद वंश की गुलामी से स्वतंत्रता मिल जाएगी और तुम्हारे योगदान को आने वाली पीढ़ियां भी स्मरण रखेंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम इस कार्य में सफल होगे। गुरुदेव, इस कार्य के लिए मुझे पाटलिपुत्र की तरफ प्रस्थान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीव सिद्धि के मुख से निकले क्योंकि शब्द को सुनकर आचार्य चाणक्य थोड़ा सोच में पड़ गए। सोच से निकलने के बाद उन्होंने जीव सिद्धि से पूछा, क्योंकि ऐसा क्या हुआ? क्योंकि मेरा अनुमान और ज्योतिष विद्या की गणित बता रही है कि अमात्य राक्षस अब पाटलिपुत्र में नहीं है। तो फिर कहां है अमात्य राक्षस? अमात्य राक्षस अपनी सेना के साथ आपकी तलाश में पीपली वन की तरफ प्रस्थान कर चुका है। अब मुझे उसके शिविर को बीच में ही रोकना होगा। गुरुदेव, आप और पूर्व अमात्य शक्तार आगे की रणनीति के ऊपर कार्य आरंभ करिए। मैं अमात्य राक्षस की सेना को रोकने का कार्य करता हूं। मेरे जीवित रहते उसकी कमान का कोई तीर आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अब गुप्तचर्य विद्या का सदुपयोग करने का समय आ चुका है। जीव सिद्धि ने गुप्तचर्य विद्या शब्द का उपयोग किया था। इसे अगर सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब आज के समय के जासूसी तंत्र से है। इस बारे में बात करते हुए कल्चरल और स्पाई रिसर्चर त्रिलोकनाथ पांडे कहते हैं कि चाणक्य के बारे में अनगिनत बातें फेमस हैं। उन बातों में से सच कौन सी है उसे हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। चाणक्य की गौरव गाथा के इस पड़ाव में हमें उनका वो रूप दिखलाई पड़ता है जो जासूसी का शास्त्र विकसित करता है और उसे राजनीति शास्त्र का इंपॉर्टेंट अंग बनाकर मगध साम्राज्य के शक्तिशाली लेकिन अहंकारी शासक धनानंद का अंत संभव करता है। अगर आप चाणक्य के जासूसी तंत्र को ध्यान से पढ़ने या फिर समझने की कोशिश करेंगे तो उसके सामने आपको तमाम थ्रिलर हॉलीवुड मूवीज भी फीकी लगने लगेगी। ये तंत्र किसी के भी अंदर भारतीय इतिहास को देखने का एक नया नजरिया पैदा करता है। इसके आगे हिस्टोरियन कहते हैं कि बेशक धनानंद का महामात्य अमात्य राक्षस भी जासूसी में कम होशियार नहीं था, लेकिन उसके पास केवल सत्ता बल यानी कि गवर्नेंस की ताकत थी। वो अपनी जासूसी विद्या को आम लोगों की भलाई के लिए उपयोग में नहीं लाता था। इसके विपरीत आचार्य चाणक्य ने अपने जासूसों का उपयोग आम प्रजा और आम गवर्नेंस के लिए किया था। इसी जासूसी विद्या की मदद से ही आचार्य चाणक्य ने धनानंद जैसे ताकतवर महाराज को बिना अपने खून की एक बूंद बहाए सिंहासन से उखाड़ फेंका था। आचार्य चाणक्य और गुप्तचर जीव सिद्धि अपने अपने लक्ष्य की तरफ निकल चुके थे। वहीं पीपली वन के कुटिया के बाहर भीषण आग लगी हुई थी। कुटिया के बाहर गांव के लोग इधर उधर भाग रहे थे। साथ ही मगध साम्राज्य के सैनिक लोगों को बुरी तरह से मार रहे थे।
मगध महाराज के घुड़सवार अपने हाथों में तलवार और जलती हुई मशाल लेकर आम प्रजा के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। ऐसा लगने लगा था मानो आज ही के दिन पूरा पीपली वन जलकर खाक हो जाएगा। पूरी तरह से समाप्त कर दो इस स्त्री और इसके पुत्र के जीवन को, इसी क्षण समाप्त कर दो। ये दोनों कई वर्षों से मगध के सैनिकों से छुपकर भाग रहे हैं। आज इनका अंत निश्चित है, निश्चित। इनका अंत निकट है। घोड़े पर सवार सैनिक ने महिला का सर काट दिया था। अग्नि की तेज रोशनी से भी खतरनाक सैनिकों का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वो डरा देने वाला दृश्य काफी विचलित करने वाला था, लेकिन हथियारबंद घुड़सवारों का सामना करने वाला वहां कोई वीर नहीं था। यह दृश्य देखने के बाद मुरा पिपली वन की अपनी कुटिया के अंदर चिल्लाते हुए उठकर बिस्तर पर बैठ गई। यह भयानक सपना चंद्रगुप्त की मां मुरा देख रही थी। सपने से उठने के बाद मुरा बुरी तरह से डर चुकी थी। उसने अपने पुत्र चंद्रगुप्त से कहा, चंद्र चंद्र चंद्र, मेरे पुत्र कहाँ हो तुम? क्या क्या हुआ माँ? तुम परेशान क्यों हो? चंद्र चंद्र पुत्र, मैंने फिर से अपनी कुटिया को जलते हुए देखा। वो घोड़ी पर सवार सैनिक, वो क्रूर सैनिक अत्यंत भयंकर था। चंद्र, मुझे स्वप्न में भविष्यवाणी सुनाई देती है और उस भविष्यवाणी में कहा जाता है कि मगध के सैनिक हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैंने संपूर्ण पिपली वन को अग्नि की ज्वाला में जलते हुए देखा। सब जलकर समाप्त हो गया था, कुछ नहीं बचा था, कुछ भी नहीं। हे ईश्वर, राह दिखलाइए, भविष्य की परत में क्या छिपा है? चंद्रगुप्त पूरी बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। वो अपनी मां मुरा की बातों का कोई जवाब दे पाता कि उससे पहले ही उनके कुटिया के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। चंद्रगुप्त ने दरवाजा खोला तो बाहर ऋषि मुनि के वेशभूषे में दो लोग खड़े हुए थे। उन्हें देखकर चंद्रगुप्त ने उत्सुकता भरी आवाज में कहा, ब्राह्मण भद्र आप? जी हां महाराज चंद्रगुप्त। ब्राह्मण गण को अंदर आने के लिए आमंत्रित नहीं करोगे? क्या आपके शासनकाल में ब्राह्मणों को बाहर से ही विदा कर दिया जाता है? ब्राह्मण भद्र, मैं कहीं का महाराज नहीं हूं। वो तो राजखेलम खेल था जहां मैं महाराज की भूमिका में था। आइए, आप दोनों अंदर प्रवेश करिए। हमारी कुटिया में आप लोगों का हृदय से स्वागत है। ऋषि मुनि के वेशभूषा में ये दो लोग कोई और नहीं बल्कि आचार्य चाणक्य और वृद्ध शक्तार थे। इन दोनों को देखकर चंद्रगुप्त की मां मुरा को कुछ शंका हुई। उन्हें लगा कि ये दोनों मगध महाराज धनानंद के कोई गुप्तचर हैं। हालांकि कुछ समय की बातचीत के बाद आचार्य चाणक्य ने मुरा की चिंता को दूर कर दिया। अब कहानी के इस मोड़ पर मुरा ने अपने पुत्र चंद्रगुप्त को चंद्रश्री कहकर पुकारा था। चंद्रश्री! क्या चंद्रगुप्त का चंद्रश्री नाम से भी कोई खास कनेक्शन था? कहानी में आगे बढ़ने से पहले बहुत जरूरी है कि इतिहास के पन्नों में दर्ज इस राज के बारे में भी हम आप लोगों को बता दें। इस बारे में बात करते हुए हिस्टोरियन लक्ष्मी राव कहती हैं कि संस्कृत नाटक मुद्राक्ष में चंद्रगुप्त के लिए 3 उपाधियों के बारे में बताया गया है, जिसे टाइटल ऑफ ग्रेट सम्राट चंद्रगुप्त भी कहा जाता है। इसमें से पहला टाइटल चंद्रसिरी या फिर इसी को चंद्रश्री भी कहते हैं। दूसरा टाइटल पियसदन या फिर इसी को प्रिय दर्शन भी कहते हैं, जिसका मतलब अच्छा दिखने वाला होता है। और एक और उपाधि है जिसे वृषल नाम से जाना जाता है, जिसका सीधा सा मतलब श्रेष्ठ राजा होता है। मुद्रा राक्षस
संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है जिसके रचयिता विशाखदत्त हैं। इसकी रचना 4th सेंचुरी यानी 4वीं शताब्दी में हुई थी। संस्कृत की तरह हिंदी में भी मुद्रा राक्षस की कथा को बहुत पॉपुलैरिटी मिली है, जिसका श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। एक तरफ आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त की मां मुरा के सामने बैठे हुए थे, तो दूसरी तरफ आचार्य चाणक्य के प्रमुख जासूस जीव सिद्धि पीपली वन से मगध की तरफ जाते हुए मार्ग में अमात्य राक्षस और उसके सैनिकों के शिविर की तलाश कर रहे थे। काफी तलाश के बाद जीव सिद्धि की नजर अमात्य राक्षस और मगध के सैनिकों के शिविर के ऊपर पड़ गई। क्या आचार्य चाणक्य का प्रमुख गुप्तचर जीव सिद्धि अमात्य राक्षस के शिविर में शामिल हो पाएगा? क्या होगी उसकी अगली स्पाई स्ट्रेटेजीज, या फिर अमात्य राक्षस की तलवार का अगला शिकार बनेगा जीव सिद्धि? मुरा से मिलने के बाद क्या होगा आचार्य चाणक्य का अगला कदम? ये महागाथा होने वाली है और भी रोमांचक। इसीलिए सुनते रहिए आचार्य चाणक्य की गौरव गाथा।